नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों, पहली अपडेट आ रही है भारत के अंदर एफडीआई से, जहां गुजरात ने एफडीआई के क्षेत्र में मैसिव ग्रोथ हासिल की है। दोस्तों, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने मंडे को एक डेटा रिलीज किया, जिसके तहत भारत के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में करीब 81.72 बिलियन डॉलर की एफडीआई आई। दोस्तों, ये पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 19% ज्यादा थी। बात की जाए भारत के अंदर टॉप इन्वेस्टर्स की, तो भारत के अंदर सिंगापुर, यूएसए और मॉरिशस, यहाँ से ज़्यादातर एफडीआई आई है। अगर बात करें भारत के अंदर एफडीआई इनफ्लो बाय स्टेट की, तो 37% योगदान अकेले गुजरात का है। इसके अलावा 27% योगदान महाराष्ट्र का है, 13% योगदान कर्नाटका का है। दोस्तों, गुजरात ने पिछले साल काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। बात कर जाए, ये वित्त वर्ष गुजरात के लिए इसलिए खास है क्योंकि इस वर्ष जो एफडीआई गुजरात के अंदर आई है, ये ना सिर्फ हैवी इंडस्ट्रीज में आई है, बल्कि इस वर्ष गुजरात के अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफडीआई आई है। 2020-21 के वित्त वर्ष में भारत की 78% एफडीआई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर में अकेले गुजरात में आई है। इसके बाद कर्नाटका में आई है, जिसका शेयर करीब 9% है, और उसके बाद दिल्ली है, जिसमें 5% तक इन्वेस्टमेंट आई है। गुजरात में जो टोटल एफडीआई है, उसमें 94% एफडीआई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आई है। ये गुजरात के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पर आने वाले समय में आईटी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। बात की जाए भारत में, तो भारत के अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ये इमर्जिंग सेक्टर है। इस सेक्टर ने भारत के टोटल एफडीआई इनफ्लो में 44% योगदान दिया है, तो ये भारत का एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट हरिद्वार उत्तराखंड से है, जहां दोस्तों बेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इन्होंने मंडे को कहा कि हमने अपनी हरिद्वार फैसिलिटी में ऑक्सीजन कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया है। यहाँ से करीब हर रोज 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर को भरा जा रहा है। दोस्तों, इस प्लांट ने अभी 55,000 सिलेंडर्स को ऑक्सीजन से भरा है। यहाँ से दोस्तों ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई उत्तराखंड के हॉस्पिटल्स को होती है, अन्य अथॉरिटीज को होती है। वहीं ज्यादा शॉर्टेज होने के कारण ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई उत्तर प्रदेश के नॉर्थन रीजन और दिल्ली एनसीआर में भी इसकी सप्लाई हो रही है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ दोस्तों ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट में करीब 3 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के डेवलपमेंट को शुरू करने वाले हैं। बात करी जाए तो नॉलेज पार्क 5 सेक्टर टेक जोन, इन दो एरिया में अभी आइडेंटिफाई किया गया है कि यहाँ पर एसटीपी का निर्माण तय है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कहा है कि हमारे ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर जो कि प्रॉपर सीवर लाइन से जुड़े नहीं हैं। अब दोस्तों देख लीजिए, ग्रेटर नोएडा जो है 40 से 50 शिकायतें हर रोज सीवेज से संबंधित आ रही है। ग्रेटर नोएडा आज के समय में भारत के अंदर एक इमर्जिंग सिटी है, लेकिन दोस्तों अगर ऐसी समस्या इसको देखने को मिलेगी तो इसके विकास में दिक्कत होगी। आपको पता है कि भारत के अंदर जो तेजी से विकसित होने वाले सैटेलाइट सिटी हैं, वो भारत की इकोनॉमी में आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा योगदान देंगे। ऐसी दिक्कतें आएंगी, ये शहर उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सारा काम अथॉरिटीज़ का होता है कि अथॉरिटीज़ उसको वेल डेवलप करें, हर सेक्टर में फैसिलिटीज़ को डेवलप करें। इसमें सारी गलती अथॉरिटी की है, अथॉरिटी को इस पर फोकस करना चाहिए। बात कर जाए दोस्तों, तो एक शहर के लिए सिर्फ हाई राइज बिल्डिंग ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो सीवेज लाइन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सब बेहतर होना चाहिए। तो अभी दोस्तों ये समस्या ग्रेटर नोएडा में देखने को मिल रही है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट अरुणाचल प्रदेश से है, जहां दोस्तों फ्लाई बिग एयरलाइन, इन्होंने पासीघाट, जो कि ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है, दोस्तों इन्होंने अरुणाचल प्रदेश से गुवाहाटी होते हुए कोलकाता तक फ्लाइट सेवा शुरू की है। दोस्तों, पासीघाट वाया गुवाहाटी टू कोलकाता ये उड़ान रूट है, और चूंकि ये उड़ान रूट में आता है तो इसलिए यहाँ पर जो भी एयरलाइंस यहाँ पर सर्विस दे रही हैं उनका फेयर कम होगा। अरुणाचल प्रदेश से गुवाहाटी तक जाने के लिए करीब 1140 रुपये लगेंगे। वहीं अगर पासीघाट से कोलकाता तक सफर करना है 2300 रुपये लगेंगे। दोस्तों, उड़ान स्कीम के तहत सरकार जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर फ्लाइट सर्विस उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उनको बड़े एयरपोर्ट से जोड़ना है। इसके अलावा यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइस पे टिकट भी उपलब्ध कराना है ताकि ज़्यादातर लोग सफर कर सकें। इससे दोस्तों भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री है इसकी भी ग्रोथ होगी और भारत के अंदर जो पैसेंजर ट्रैफिक है ये भी बढ़ेगा। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट भारत के अंदर एक इन्वेस्टमेंट से है, जहां दोस्तों सीजी क्रॉप ग्लोबल, ये एक नेपाल बेस्ड फार्म है, इसने दोस्तों कहा है कि ये भारत के अंदर 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे। ये एक प्लांट उत्तर प्रदेश और एक प्लांट वेस्ट बंगाल के अंदर सेटअप करेंगे। दोस्तों, ये कंपनी हर वर्ष 40% की ग्रोथ रेट हासिल कर रही है रेवेन्यू के मामले में, और कंपनी का टर्नओवर 1500 करोड़ से ज़्यादा है। अकेले इसका वाई ब्रांड जो कि नूडल्स बनाता है, उसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर है। वेल दोस्तों, अगर इस कंपनी की भारत के अंदर प्रेजेंस देखें तो भारत के अंदर इसके अभी 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑपरेशनल हैं। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट अगेन गुजरात से है, जहां दोस्तों GMM फोल्डर इन्होंने अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वातवा अहमदाबाद में शुरू कर दी है। दोस्तों, इस फैसिलिटी में
हैवी इंजीनियरिंग गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी और ये फैसिलिटी करीब 11.9 एकड़ के क्षेत्र में फैली है। दोस्तों, जब बात आती है हैवी इंडस्ट्रीज की, उन गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है जो कि इंडस्ट्रियल मशीनरी, पावर जनरेटर, शिप बिल्डिंग, रेल इक्विपमेंट, इन सब से संबंधित होते हैं। यहाँ पर बड़ी मशीनरी होती है जो कि मेटल अलॉय को इक्विपमेंट या फिर अन्य मशीनरी में बदलती है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट NHAI से है, जहां दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है इनकी नोडल एजेंसी की। इसके तहत NHAI ने अप्रैल में करीब 853 किलोमीटर हाईवे का कंस्ट्रक्शन किया है, जबकि दोस्तों पिछले वर्ष इसी टाइमलाइन में करीब 210 किलोमीटर का ही कंस्ट्रक्शन हुआ था। इस हिसाब से अप्रैल 2021 में हर महीने 28 किलोमीटर रोड का निर्माण हुआ है। हालांकि मार्च 2021 के मुकाबले करीब हाईवे कंस्ट्रक्शन में 61% की गिरावट आई है। फिलहाल अगर देखा जाए ओवरऑल तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत ने 4192 किलोमीटर हाईवे बिल्ड किया था, जो कि ऑल टाइम इंडिया के अंदर हाई था और हर दिन 36 से 40 किलोमीटर तक हाईवे का निर्माण किया गया था। इसके अलावा NHAI ने कहा है कि अप्रैल 2021 में करीब हमने 311 किलोमीटर हाईवे प्रोजेक्ट्स को अवॉर्ड किया है और हमारा टारगेट है कि 2021-22 में 4600 किलोमीटर हाईवे लेंथ बिल्ड हो। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट राजस्थान से है, जहां दोस्तों राजस्थान की माइनिंग इंडस्ट्री की कमाई में इजाफा हुआ है। सीनियर ऑफिसर सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें करीब सरकार को 535 करोड़ की कमाई की है। सरकार ने अप्रैल में करीब 297 करोड़ और मई की 30 तारीख तक 238 करोड़ रुपए तक की कमाई की है। वहीं इसका कंपैरिजन पिछले साल की इसी टाइमलाइन में किया जाए तो उससे ये बहुत ज़्यादा है। पिछले साल इस टाइमलाइन में यानी कि अप्रैल में करीब 37 करोड़ रुपए का ही रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को हुआ था। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है इस वर्ष और पिछले वर्ष के मुकाबले। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट भारत के स्टॉक मार्केट से है, जहां दोस्तों भारत का शेयर बाजार बहुत ही तेजी से बड़ा होता जा रहा है। भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स को 85% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। इस मामले में ये अमेरिका और चाइना से भी ऊपर है और ये टॉप पर है। भारत के बाद दक्षिण कोरिया है। दोस्तों, पिछले साल इन्वेस्टर्स को 16.05% फायदा हुआ था। दोस्तों, अगर भारत के शेयर मार्केट की हिस्ट्री देखें तो 2007 में इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ था, वहीं 2017 में ये 2 लाख करोड़ पहुंच गया, तो 2021 तक ये 3 लाख करोड़ पार हो चुका है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने से पहले ये 5 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर देगा। और भारत के अंदर जो मार्केट कैप में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं वो रिलायंस, TCS और HDFC है। रिलायंस इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, लेकिन दोस्तों TCS जो कि टाटा ग्रुप का एक सब्सिडी है, ये अकेले रिलायंस को टक्कर दे रहा है। दोस्तों, भारत का मार्केट जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है इसके कारण भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ रहा है। अब ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है? भारत के अंदर इससे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि भारत का मार्केट इस वक्त रिटर्न्स के मामले में टॉप पे है। इसलिए जो ओवरसीज़ में रहने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो भारत के मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है और इसी से आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों, कुछ स्टार्टअप अपडेट्स को देख लेते हैं, जहां दोस्तों इंडिया का बैंकिंग टेक स्टार्टअप जेटा, ये दोस्तों भारत का 14th यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। इस साल में इसने करीब $250 मिलियन की फंडिंग रेज की है फ्रॉम सॉफ्टबैंक तथा इसका वैल्यूएशन अब $1.25 बिलियन हो गया है। दोस्तों, ये स्टार्टअप बैंकिंग से संबंधित है। दोस्तों, ये स्टार्टअप फिनटेक स्टार्टअप और बैंक्स के साथ मिलकर काम करता है। करीब ये अभी 10 बैंक्स और 25 फिनटेक स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहा है। बात करी जाए बैंक्स की तो आप बैंक्स के बारे में जानते होंगे, और जो फिनटेक स्टार्टअप होते हैं, फिनटेक स्टार्टअप में वो स्टार्टअप हैं जैसे कि मनी ट्रांसफर करने वाले स्टार्टअप होते हैं, जैसे कि रेजोर पे हो गया। बात करी जाए जेटा, तो ये जो बैंक्स वगैरह हैं इनको एडवांस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है ताकि वो नए प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सके, पेमेंट वगैरह का प्लेटफॉर्म, और उनका ट्रांजेक्शन कैसे तेज हो, इन सब पर ये बैंक्स को सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।